देखो हमारे पास ये जो 81st क्वेश्चन क्या है, ये कहता है यूनिट वेक्टर, एक यूनिट वेक्टर है इन दी एक्स वाई प्लेन। अब एक्स वाई प्लेन है तो उसमें आई और जे होंगे सिर्फ, है ना। दैट मेक्स एन एंगल ऑफ, अब ये बना रहा है 30 डिग्री का एंगल। ये देखो मैंने बना दी एक्स एक्सिस और ये बना दी मैंने वाई एक्सिस। ये एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है 30। यूनिट वेक्टर है इसलिए इसका मैग्नीट्यूड हो गया 1, है ना। और हमें तो ये कंपोनेंट चाहिए। अब ये कंपोनेंट क्या है, आप जानते हो cos 30 निकाल लो, ये कंपोनेंट आ गया, इसको x कंपोनेंट कह लो। अपॉन में हाइपोटेन्यूज 1 है, cos 30 की वैल्यू कितनी होती है √3/2। तो x कितना आया हमारे पास √3/2। ये एंगल कितना हुआ 60 हो गया ना। तो ये कैसे निकालोगे, ये निकाल लो आप। अब ये हो जाएगा cos 60 हो जाएगा y कंपोनेंट अपॉन 1। अब cos 60 कितना होता है 1/2, तो y की वैल्यू कितनी हो गई 1/2। अब ये वेक्टर क्या बन गया xi एंड yj, तो ये हो जाएगा √3/2i एंड 1/2 j कैप। तो ये आंसर दे रखा है कहीं, बिल्कुल इसका आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो 82 क्वेश्चन यहां पे क्या दिया हुआ है, 82 क्वेश्चन इज गिवन एज लेट ए बी अ पॉइंट ऑन द स्पेस सच दैट, उसका मैग्नीट्यूड दे रखा है। अच्छा मैग्नीट्यूड दे रखा है ओ से लेके ए तक का जो मैग्नीट्यूड वो है 12। अच्छा इन्होंने एक्स एक्सिस के साथ यहाँ पे दे रखा है 45 और 60 डिग्री का एंगल बन रहा है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के साथ। अरे ये फिर से डायरेक्शन कोसाइन वाला कॉन्सेप्ट हो गया, जहाँ पे हम लोग जानते हैं cos स्क्वायर अल्फा, cos स्क्वायर बीटा एंड cos स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1 होता है। अल्फा कितना दे रखा है 45, cos 45 कितना हुआ 1/√2, 1/√2 का स्क्वायर करने पे 1/2। फिर है बीटा, बीटा दे रखा है 60 डिग्री, cos 60 होता है 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर हो गया 1/4। और ये वैल्यू नहीं दे रखी, इसको मैं गामा मान लिया, ये हो जाएगा 1। तो आप देखो ये क्या बन गया cos स्क्वायर गामा कितना हुआ 1 माइनस ये जोड़ने पे 3/4 होगा, ये बन गया 1/4, यानी हमारे पास cos गामा कितना आ गया, cos गामा आ गया 1/2। तो जनाब ये तो बहुत इजी हो गया ना हमारे पास। अब ये वैल्यू दे रखी है 1/4 और ये वाला फॉर्मेट आ गया। डायरेक्टली आप इसको 12 से मल्टीप्लाई कर दो तो हमारा ये आंसर जो है वो डायरेक्ट। ये तो सिंपल क्वेश्चन है जिसके अंदर मेरे को शायद ज़्यादा समझाने की जरूरत ना पड़े, वो सिंपल हमारे पास मिल रहा है क्योंकि ये स्क्वायरिंग कर रहे हैं ना, प्लस और माइनस में आएगा। तो ये प्लस और माइनस से पहचान लेना, वैसे सब में लास्ट में दे रखा है प्लस और माइनस। और हमारे पास ये जो वैल्यूज दे रखी हैं इट इज क्लियर कट गिवन टू यू एज इट इज यहाँ पे जो ऑलरेडी हमारे पास दे रखा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है वो है टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। हमारे पास एक पैरेललोग्राम है, ये पैरेललोग्राम ले लेता हूं मैं। ठीक है, अब इसमें दो एडजेसेंट साइड बोल रही हैं, तो मैं एडजेसेंट साइड तो यही ले रहा हूं। ये मेरे पास एक वेक्टर ए हो गया, ये वेक्टर बी हो गया, दे रखा है। अब बोल रहे हैं व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द डॉट प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर्स विच रिप्रेजेंट द डायगोनल। डायगोनल पढ़ा था क्लास में, बताया था आप लोग को कि जब हमारे पास दो साइड्स दे रखी हैं तो एक डायगोनल होता है a+b और ए होता है a-b। तो पहले ही तो मैं इनको जोड़ लेता हूं। तो जोड़ने पे क्या आया, देखो जोड़ने से मैं सिंपल ले रहा हूं, ये हो जाएगा 3i और जोड़ने पे हो गया 6j और 2k। ठीक है, ये मैं थोड़ा सा सही ढंग से लिख सकता हूं, ये हो जाएगा मेरे पास 3i कैप माइनस 6j कैप और 2k कैप। अब दोनों को माइनस करना है ना, माइनस करने पे a-b तो डायगोनल होता है, तो माइनस करने पे क्या मिला i, इसको उसमें से माइनस किया 2j, इसको उसमें से माइनस किया प्लस 8k। तो ये जो दो डायगोनल आ रहे हैं इनका चाहिए डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, ये हो जाएगा 3 × 1 3, ये हो जाएगा -6 एंड दिस -6 2 जा, और ये हो जाएगा 6 2 जा 12 होता है, वैसे सबको पता ही है, और 8 2 जा 16 हो गया ये। ठीक है, अब इसको जोड़ लो, ये हो जाएगा 6 7 8 9 10 11 और 1 31 दे रखा है। यस, आंसर इज बी। ओके, अगला देखते हैं क्वेश्चन। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन आया है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है, अरे वाह, सिंपल प्रॉपर्टी वाला क्वेश्चन है। हम जानते हैं कि किसी दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट का स्क्वायर कर रखा है, तो ये हो जाएगा, मैं देखो सिंपल ए लिख रहा हूं, ए का मतलब होता है वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड को, तो ये हो जाएगा a² b² sin² थीटा। दूसरा हो जाएगा a² b² cos² थीटा, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट में cos आता है, क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर साइन आता है। ये दोनों क्या बन गया भाई, a² और b² ही तो बचा, क्योंकि ये दोनों जुड़ के 1 हो जाएंगे, 10th क्लास की आइडेंटिटी। और दोनों कितना दे रखा है 144। अब देखो मैग्नीट्यूड ऑफ a दे रखा है 4। ठीक है, तो 4 कर दिया तो मेरे को b² निकालना है, ये हो जाएगा
144 और a को मैं नीचे ले गया तो 4 इंटू 4 हो गया। आप चाहो तो देखो सिंपल 4 इंटू 4 पे आप सिंप्लीफिकेशन कर सकते हो। मैं तो एक यहाँ पे क्या करता हूँ, ये हो जाएगा 12 और 12, मैं तो ऐसे सॉल्व कर लेता हूँ। ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 3। वैसे b की वैल्यू भी 3 आ रही है तो मैंने सिंपल कर लिया, क्योंकि 144 को फालतू में लिखोगे तो मैंने 12 इंटू 12 144 लिख दिया, फिर कैंसिल करके हो सकता है वो। तो इसका आंसर हम लोगों ने समझ लिया होगा, शायद इसका आंसर बी आ रहा है। अगला देखते हैं 85वां क्वेश्चन क्या दे रखा है। एक वेक्टर है, दूसरा भी है, तीसरा भी है, सारे कोप्लेनर है। डायरेक्ट पढ़ रखा है हम लोगों ने डिटर्मिनेंट, क्योंकि अगर ये कोप्लेनर हैं तो 2 -3 और 1, 1 2 और -3 और 0 1 और p, ये कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। इसको एक्सपैंड कर दो, तो मैं इसको एक्सपैंड कर देता हूँ। ये कितना आ रहा है, 4 3 इंटू p हो गया। ये कितना है, ये हो जाएगा -1। इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा भाई, ये हो जाएगा हमारे पास -3 और -1, सॉरी ये -6 है, तो ये हो जाएगा -7, ये हो जाएगा +7, ये हो जाएगा 7p, दोनों मिला के इक्वल टू 0। तो p की वैल्यू -1 आ रही है, तो इसका आंसर है b। क्लियर है? समझाने के बाद बता रहा हूं आप लोग को। आप सोचो, समझाते हुए भी मैं इसको अगर करता हूं तो भी मेरा ये पेपर जो है ना 2 से 2.5 घंटे से ज़्यादा लेने वाला नहीं है। ठीक है, तो इसको आप लोग ध्यान रखना। बहुत इजी कॉन्सेप्ट्स आए थे सारे। हमारा अगला क्वेश्चन देखो, लो फिर से एक बड़ा सा क्वेश्चन है। आप लोग को क्लास में बताया था कि लिमिट्स के बेसिक क्वेश्चंस तो होते हैं, उसके ऊपर हम लोग लॉपिटल रूल लिखते हैं। एल हॉस्पिटल्स बोलते नहीं है ना, लॉपिटल रूल बोलते हैं। तो लॉपिटल रूल अप्लाई कर देता हूं मैं। इसके लॉपिटल रूल अप्लाई करोगे, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन कर दो, कितना हुआ 1 2x 3x², उधर 0 हो गया। डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन कर दो, 1 हो गया। अब लिमिट अप्लाई करनी है, लिमिट x टेंड्स टू 1। इससे इजी मेथड है ही नहीं। वैसे बेसिक मेथड मैंने आप लोगों को रेगुलर क्लास के अंदर बताऊंगा, ठीक है, वहां पे मैंने डिटेल में समझा भी रखा है। x = 1 डाल दिया, 3 + 2 + 1 यानी कि 6 इसका आंसर है। 6 हो गया, ठीक है, इसका आंसर है डी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मेरे पास है वो बोलता है द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज इंक्रीजिंग एट अ रेट ऑफ dr/dt। तो dr/dt दे रखा है मेरे को 0.7। वो कहते हैं एट व्हाट रेट द सर्कमफ्रेंस इज इंक्रीजिंग। तो सही सर्कमफ्रेंस होता है c, इसको 2πr लिख दिया। इसको जब मैं डिफरेंशिएट करूंगा dc/dr, ये dt ले लेते हैं, है ना, dt ले लिया तो ये हो जाएगा 2πr का हो गया dr/dt। ये वैल्यू कितनी दे रखी है, ये वैल्यू दे रखी है 0.7 यानी कि 7/10 हो गई। वैसे पाई को भी लिख देते हैं 22/7, 7 कट गया, ये हो गया मेरे पास 44 और 10 से भाग दे दिया तो ये हो जाएगा 4.4। इसका आंसर 4.4 है। देखो कितना आसान है और जल्दी से हो जाते हैं ऐसे क्वेश्चन। ये हमारा एप्लीकेशन डेरिवेटिव का क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन क्या है, वापस से हमारे पास लिमिट का क्वेश्चन आया। तो लॉपिटल रूल तो है, वो तो लगा सकते हो। कई बार ना बेसिक रूल भी लगा लिया करो। तो बेसिक रूल आप लोगों ने पढ़ रखा है, ये तो एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है जहां x की पावर n - a की पावर n अपॉन x - a सिखाया था। लिमिट x टेंड्स टू a होता है, इसका आंसर होता है n a की पावर में n - 1। तो ये क्या बन गया, 4 1 के पावर में 4 - 1 3 बराबर किसके, उधर वाले के। तो न्यूमिनेटर में भी ये फॉर्मूला लगेगा। तो न्यूमिनेटर में क्या लगेगा, 3 इंटू k के पावर में 3 - 1 2, नीचे 2 k के पावर में 2 - 1 1 आ गया। अब आप इसको सॉल्व कर लो। इसको सॉल्व कैसे करें, ये तो इससे कट गया तो यहां से k कितना हुआ, ये हो गया 4, इधर आ गया 2 ऊपर 3 नीचे, ये हो जाएगा 8/3। तो 8/3 है बिल्कुल। इसका आंसर है सी। अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मेरे पास आया था ये है द डिग्री एंड ऑर्डर दोनों बताने हैं। तो एक काम करो, यहाँ पे ये प्रॉब्लमेटिक है, ये दिमाग में ये बच्चे उलझ जाते हैं इसके अंदर। ये कहाँ से है भाई, इंटीग्रेशन को खत्म करना है तो डिफरेंशिएशन कर दो। तो मैंने इसका डिफरेंशिएशन कर दिया। k कांस्टेंट है, छोड़ दो, इसका डिफरेंशिएशन क्या हुआ, सेकंड ऑर्डर, ठीक है। और इसका डिफरेंशिएशन करते हो तो यही बचेगा dy/dx, इसका होल स्क्वायर, और उसकी पावर में कितना है 2/3 है ना। अब 2/3 है, 2/3 को खत्म करने के लिए क्यूबिंग कर देते हैं। तो दोनों तरफ मैंने क्यूब कर दिया। अब क्यूब करने पे साफ पता लग रहा है ये सेकंड ऑर्डर है, ठीक है। इसकी पावर में कितना आ रहा है 3। ये फर्स्ट ऑर्डर है, मेरे को उससे लेना देना नहीं है। ऑर्डर पता लग गया, ये कौन से ऑर्डर का हुआ, सेकंड ऑर्डर है। ये दोनों सेकंड ऑर्डर देख रहे हैं मेरे को। अब इन्होंने डिग्री क्या बोली है, उसी सेकंड ऑर्डर की हाईएस्ट पावर 3 दे रखी है। तो ये है हमारे पास 2 और 3। सो योर आंसर इज बी। ओके, अगला लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन चलो ये भी लॉपिटल रूल लगा सकते थे, बट मैं यहाँ पे सिंपल लिमिट वाले से कर देता हूँ। देखो साइन x है, इसको x दे दो, log ऑफ 1 - x है। वैसे नीचे x होना चाहिए पर यहाँ माइनस है इसलिए मैंने इसको x दिया, परंतु एक माइनस भी लगवा रहा हूँ मैं,
ठीक है। इसके ऊपर जो हमारे पास लिमिट थी, आगे क्या है, लिमिट x टेंड्स टू 0, ये हो गया 1, ये हो गया 1, ये पूरा ही 1 हो गया। वैसे आंसर क्या आया, -1, तो -1 है बिल्कुल, इसका आंसर है A, ठीक है। अगला लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ओ माय गॉड, हमारे पास एक स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन है। वैसे ये स्टैटिस्टिक्स का जो क्वेश्चन दे रखा है, इसको एक बार स्टडी कर लेते हैं। इसके ऊपर का भी मैटर लिखा हुआ था, वो यहाँ लिखा हुआ है, रीड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन एंड आंसर द 3 क्वेश्चंस, यानी अगले 3 क्वेश्चन इसी टेबल के ऊपर मिक्स हैं। तो हम लोग इस टेबल को स्टडी कर लेते हैं। यहाँ बोला है द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अंडर फिजिक्स एंड जो हमारे पास मैथमेटिक्स है इज लार्जर फॉर द इंटरवल। कहाँ इनका गैप लार्ज दिख रहा है, देखो यहाँ 2 का गैप है, यहाँ 10 का गैप है। तो अगर आप चेक करोगे तो मेरे पास ये वो एक इंटरवल आ रहा है ना, जहां पे इसका गैप ज्यादा है। तो आंसर इज, ये तो देखो देखते ही पहचान लिया हम लोगों ने। इन्होंने पूछा कितने किस में गैप है, बाकी में देखो गैप बहुत कम है, 4 का गैप है, 5 का गैप है, इधर 8 का ही गैप है, इधर 10 का गैप है, यहाँ गैप थोड़ा सा ज्यादा है। तो 5 और 6 11 तक चला गया वो, ठीक है। अगला देखते हैं क्या है। मेरे ख्याल से टेबल मैंने लगवा दिया था ऊपर, हाँ टेबल ऑलरेडी लगा हुआ है। अब यहां पे 92 क्वेश्चन क्या कहता है, मॉडल वैल्यू ऑफ द मार्क्स ऑफ फिजिक्स लाइज इन द इंटरवल 330 से 40। देखो फिजिक्स के अंदर आप जब इसको अरेंज करोगे, है ना, मेरे को मॉडल निकालना है। मॉड यानी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कहां है, 30 पे। क्या इस पे है, बिल्कुल, ये तो बिल्कुल सही बता रहा है। और दूसरी लाइन क्या बोलते हैं, द मीडियन यानी जब आप इसको क्या करोगे, अरेंज कर दोगे असेंडिंग ऑर्डर के अंदर, इन फिजिक्स इज लेस देन द मार्क्स इन मैथमेटिक्स। तो मैं एक काम करता हूं, इसकी मैं पहले वो बना लेता हूं जिसको हम लोग कहते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। देखो ये हो जाएगा 8 में 11 जोड़ दिया 19 ये हो जाएगा 49 में ये जोड़ने के बाद ये हो जाएगा 5 और 75 में ये जोड़ दिया 90 में ये जोड़ दिया, ये हो जाएगा मेरे पास 100। अब उधर जोड़ना चाहते हो तो ये हो जाएगा 10, ऐड कर दिया, ये हो गया साहब 31 में जोड़ दिया 9 69, ये 5 और जोड़ दिया, ये हो गया मेरे पास 4 और ये हो जाएगा कितना भाई 8, 10 जोड़ दिया 94, ये कितना हुआ 100। तो दोनों में 100 है, ठीक है। अब दोनों के अगर 100 दे रखे हैं तो अब हमको क्या निकालना है, मीडियन। तो मीडियन कहां होगा, मीडियन किस इंटरवल में होगा, मीडियन होगा, अब देखो 100 का आधा कर दिया तो 50 और 50 और 51th टर्म। अब 50 और 51th टर्म कहां आएगी, 49 के बाद ही तो आएगी, ये रहा। अब मैं उसका देखूं तो वहां 50 और 59 कहां आएगी, इस इंटरवल में आएगी। तो इसकी वैल्यू कम है, इसकी वैल्यू ज्यादा है। क्या ये सही बोल रहा है, ये बोलता है मीडियन ऑफ फिजिक्स इज लेस देन। नहीं साहब, ये पोर्शन जो है वो गलत हो गया, इसका मतलब सिर्फ ए सही है। तो इसका आंसर है ए। क्लियर हुआ ना, स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन था। अगला देखते हैं क्या दे रखा है, ये मेरे को वापस करना पड़ जाएगा शायद। यहां पे बोलते हैं द मीन ऑफ द मार्क्स ऑफ फिजिक्स। अरे फिजिक्स की मार्क्स की बात कर रहे हैं तो वैसे हम लोगों ने जल्दी से वो टेबल वाला पढ़ ही रखा है। हम लोग जहां एज्यूम्ड मीन मेथड लगाते हैं, जहां पे a प्लस नंबर ऑफ समेशन ऑफ fi ui डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ fi आता है। एज्यूम्ड मीन क्या करना है, इसका मिडिल लिया, तो हम लोग जानते हैं ये 5 15, वैसे इसकी जरूरत नहीं होती है। तो यहाँ पे 5 मैं फिर भी लिख देता हूँ, ये हो जाएगा मेरे पास 15 25 35 45, ठीक है, ये हो गया मेरे पास 55 और ये हो जाएगा 65। अब क्या करना है, इसी में से किसी एक को चुन लिया। अब मैंने किसी एक को किसको चुना भी, जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा आप 35 को मान लो, तो मेरा एज्यूम मीन कितना है 35 है, ठीक है। अब ये हो जाएगा साहब 0, आप चाहे तो ये 26 को भी ले सकते थे। तो ये हो गया मेरे पास 0, ये -1, ये -2, ये हो जाएगा 1 2 और 3, फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर दो। फ्रीक्वेंसी क्या दे रखी है, तो ये बन गया मेरे पास -16, ये हो जाएगा -11, ये हो गया 0, ये हो गया मेरे पास 26, ये से मल्टीप्लाई कर दिया 30, ये से मल्टीप्लाई कर दिया 30, ठीक है। अब ये देखो कितना था, ये हो गया मेरे पास 27 यहाँ पे किया तो -1, यहाँ पे हो रहा था 60, यानी कि 59 आ रहा है, ठीक है। अब 59 ये है, टोटल फ्रीक्वेंसी 100 है, क्लास साइज कितना 10 का चल रहा है, 10 से मैंने कैंसिल कर दिया, ये हो जाएगा 5.9। तो 35 में 5.9 को जोड़ना है, कितना हुआ 9, ये हो जाएगा मेरे पास 40.9 दे रखे हैं, बिल्कुल है। तो थोड़ी कैलकुलेशन लगी इसके अंदर, टाइम लगा, पर ये टाइम हम लोगों ने बाकी छोटे छोटे क्वेश्चंस में निकाल रखा है, ठीक है। तो इसका आंसर जो है वो बिल्कुल सही आया, सी इसका आंसर है। अगला देखते हैं,
अगला हमारे पास है स्टैंडर्ड डिविएशन निकालना है ये ऑब्जर्वेशंस का। अरे स्टैंडर्ड डिविएशन के बारे में फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, ये होता है रूट ऑफ समेशन ऑफ सारे ऑब्जर्वेशंस के स्क्वायर डिवाइडेड बाय n और सारे ऑब्जर्वेशंस को जोड़ के डिवाइडेड बाय n, इसका होल स्क्वायर करना होता है, ये होता है स्टैंडर्ड डिविएशन। अब मैं क्या करता हूं, मैं सबसे पहले इनको जोड़ लूं। अरे जोड़ने पे साफ दिख रहा है -√6 +√6 -√5 सब जीरो है सब, ये तो 0 बटा कितनी है 8 ऑब्जर्वेशन है, इसको तो सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। ये कितना है, अब इनके मैं स्क्वायर कर देता हूं, ये हो जाएगा 6 5 4 1 1 4 5 6, इनको जोड़ लो, ये कितना हुआ 6 11 12 13 14 15 16, ठीक है 16 का दुगना यानी कि 32। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितने हैं 8, इसका स्क्वायर करना है, सॉरी स्क्वायर नहीं करना, ये कितना हुआ मेरे पास, ये हो गया 4। अब ये जो 4 आ गया इसका स्क्वायर करना था, तो 2 इसका आंसर है। योर आंसर इज बी, करेक्ट। स्टैंडर्ड डिविएशन का क्वेश्चन मस्त वाला आया है। अगला देखते हैं, तो ये मेरे ख्याल से एक स्किप हो गई मेरे से स्लाइड, है ना, ये एक स्लाइड है। अब देखो इस स्लाइड के अंदर हमारे पास क्या दे रखा है, 95th क्वेश्चन में दे रखा है समेशन ऑफ xi, है ना, xi दिया है, xi स्क्वायर दे रखा है और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन दे रखे हैं। अब यहां पे क्या बोल रहा है वो कि एन ऑब्जर्वेशन x, ये किसी ऑब्जर्वेशन के दे रखे हैं, देन व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्या होता है, सिग्मा अपॉन x बार इंटू 100, ठीक है। सिग्मा क्या होता है, रूट ऑफ सारे ऑब्जर्वेशन के स्क्वायर को डिवाइड करना, तो ये हो जाएगा 200 डिवाइडेड बाई 10 माइनस मीन कितना था भाई 20 को मैंने 10 से डिवाइड कर दिया और उसका होल स्क्वायर कर दिया, वैसे ये कट गया, ये हो जाएगा 20 और ये कितना हो जाएगा साहब, कटने के बाद 2 का स्क्वायर 4, ठीक है। ये कितना हुआ, ये हो गया 16 का रूट कितना हुआ जी 4 हो गया, तो ये मेरे पास आ गया 4। मीन कितना निकाल रखा था, यहां मीन निकाल रखा है 2, करेक्ट, और इंटू 100, तो ये कितना हुआ 2 इंटू 100 हो गया हमारे पास 200, तो इसका आंसर 200 बिल्कुल दे रखा है, तो आंसर है डी, करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। अब ये जो अगला क्वेश्चन है 96th क्वेश्चन में लिखा हुआ है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट फरवरी ऑफ अ लीप ईयर। अरे फरवरी ऑफ द लीप ईयर के फरवरी में 29 डेज होते हैं, ठीक है। 29 डेज को लगाओ तो 28 + 1 हुआ, 28 तो मैं वीक कह देता हूं, है ना। अब 1 क्या है, इकलौता दिन है, इकलौता दिन संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे बनेगा। 1 2 3 4 5 6 7, ये मेरे पास 7 ऑप्शन है। इन 7 ऑप्शन में एक एक्स्ट्रा संडे कहां मिलेगा, यहां पे मिलेगा, क्योंकि 28 में मतलब 4 तो हैं, 5वां ये रहा, ठीक है ना। तो ये 5वीं की चॉइस हो गई, एक तो 1/7 आंसर है, ज्यादा दिमाग ही नहीं लगाना पड़ा, तो इसका आंसर 1/7 हुआ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो 97th क्वेश्चन क्या था, द अर्थमेटिक मीन ऑफ 100 ऑब्जर्वेशंस इज 40, ठीक है साहब, एक अर्थमेटिक मीन है, 100 ऑब्जर्वेशंस हैं, आगे सम हमें नहीं मालूम, 100 ऑब्जर्वेशंस हैं और मीन कितना दे रखा है 40 दिया हुआ है, ठीक है। तो सम कितना निकला, सम हो गया साहब 4000, ये आप इसको इधर ले जाओ, ये हम लोग जानते हैं उन सब का कुल योग कितना होगा, उनका सम हो जाएगा 4000। उसके बाद बोला लेटर ऑन इट वाज फाउंड दैट द ऑब्जर्वेशन 53 वाज रॉन्गली रेड एज 83, हमने 83 लग के गिन लिया, तो 83 को हटाओ 53 को लगाओ, तो मैंने इस 4000 में से 83 हटा दिया, 53 को लगा दिया। अब ये कितना हुआ, ये हो गया -30, अब -30 मैंने इसमें से माइनस कर दिया, ये हो जाएगा 3970, ठीक है। अब ये हो गया हमारे पास। अब ये कहते हैं करेक्ट मीन बताओ, तो डिवाइड बाई 100 करना है, 100 ऑब्जर्वेशंस थे तो साफ पता लग रहा है 39.7 आ रहा है, तो इसका आंसर है बी, ठीक है। आराम से क्वेश्चन कर सकते थे, ये वाला 11वीं क्लास के स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन था। अगला देखते हैं 98th क्वेश्चन, बड़ा मस्त क्वेश्चन है। अ हस्बैंड एंड वाइफ अपीयर्ड फॉर एन इंटरव्यू, ये मेरे ख्याल से हमारी पाठ्य पुस्तिका का ही प्रश्न है, एनसीईआरटी के अंदर दे रखा है, मेरे को ऐसा लग रहा है, क्योंकि मैंने देखा था बोर्ड एग्जाम के कुछ पेपर्स में भी आया हुआ है ये वाला। यहां लिखा हुआ है हस्बैंड एंड वाइफ अपीयर्ड फॉर एन इंटरव्यू फॉर द सेम पोस्ट, द प्रोबेबिलिटी दैट हस्बैंड विल बी सिलेक्टेड। ओके, हस्बैंड सेलेक्ट हो जाता है 1/7, हस्बैंड सेलेक्ट नहीं होता वो हो जाएगा 6/7। अच्छा, वाइफ सेलेक्ट हो जाती है, उसकी प्रोबेबिलिटी है 1/5, वाइफ सेलेक्ट नहीं होती 4/5, जिसको हम लोग कहते हैं, मान लीजिए प्रोबेबिलिटी ऑफ हस्बैंड है तो इसको कहेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ हस्बैंड सेलेक्ट नहीं हुआ। ये है वाइफ सेलेक्ट हो गई और इसे कहते हैं वाइफ सेलेक्ट नहीं हुई। अब ये कहते हैं प्रोबेबिलिटी निकाल रखी है 11/35।
अब 11/35 किसकी हो सकती है? मैं 11/35 को देखूं तो यहां मेरे को लग रहा है, अरे यार ये देखो, ये हमारे पास आ रहा है 64, इसका मतलब ना होने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 6/7 और 4/5, ये हो रहा है मेरे पास 24/35, है ना। और इसको अगर मैं 1 से माइनस कर दूं तो 11 आ रहा है। इसका मतलब ये हमने पता क्या निकाला है? हमने निकाला है प्रोबेबिलिटी दैट नन ऑफ देम इज सेलेक्टेड। अगर मैं कहता हूं प्रोबेबिलिटी दैट नन ऑफ देम इज सेलेक्टेड, तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए? नन ऑफ देम इज सेलेक्टेड, इसको आप लोग कैलकुलेट करोगे, ये हम लोग कहेंगे ये था नन ऑफ देम इज सेलेक्टेड, यानी एक का भी सिलेक्शन नहीं हुआ। इसका उल्टा क्या हुआ? किसी ना किसी का तो हुआ। तो इसका मतलब ये जो आंसर है, थोड़ा सा इसको ध्यान से रीड आउट करना होगा। ये बोलता है एटलीस्ट। एटलीस्ट कैसे निकालते हैं? प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नन, है ना। नन के अंदर ये दोनों हम लोगों ने लिखे थे, जिसका आंसर हमें मिल रहा था 11/35। तो ये एटलीस्ट वाला आंसर है, यानी किसी ना किसी एक की तो सिलेक्शन हुई। ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव वाला क्वेश्चन था, तो ये थोड़ा सा आप लोगों ने टाइम बचाना चाहिए था इसके लिए। बाकी क्वेश्चन में हम लोगों ने निकाल लिया। अगला क्वेश्चन 99। वैसे आपको बता दूं, अगर इतना कर गए तो आप टॉप कर सकते हो, आपके बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं। वैसे इतने मार्क्स आप लोग को मैथमेटिक्स के अंदर चाहिए, तो अगर आप टाइम काउंट करो तो हम लोगों ने शायद 1 या 1.5 घंटे के अंदर हम लोग उतना टारगेट अचीव कर चुके हैं, जहां पे मैं आप लोग को 99 क्वेश्चन तक करेक्ट आंसर तक पहुंच चुके हैं। बाकी करेंगे अपन सारे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। बट फिर भी आपको बता दूं कि अगर आप 80 क्वेश्चंस कर जाते हो तो आपका सिलेक्शन पक्का है। आप अपने आप मान लीजिए कि आपके घर एसएसबी का लेटर आने वाला है, और उसके बाद मेडिकल वगैरह चीजें वो बाद में देख लीजिएगा। पर अब देखो हमारे पास ये जो 99 क्वेश्चन क्या है। अ डीलर हैज अ स्टॉक ऑफ 15 गोल्ड कॉइन्स। उसके पास, हमारे पास 15 जो है वो सोने के सिक्के हैं, जिसमें से 6 खोटे सिक्के हैं, है ना, जाली हैं, वो दे रखा है। अ पर्सन रैंडमली पिक्स 4। इस 15 में से उसने 4 कॉइन्स को चुना। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कॉइन पिक्ड बाय, यानी ऑल द कॉइन, सारे कॉइन है ना, ऑल द कॉइन्स की बात कर रहा है। आर जाली हैं कॉइन, तो जाली कॉइन कितने थे अपने पास? 6, चारों उसी में से चुन लिए। अब अपॉन पूरा क्या था? 15 में से 4 चुने। तो ये प्रोबेबिलिटी का सिंपल सा फॉर्मूला होता है। इसको अगर मैं सॉल्व करता हूं, मैंने 4 चुने हैं ना, तो 6 इंटू ये हो जाएगा, इसका डिफरेंस कितना है? मैं 4 स्टेप ही ले रहा हूं, 5, 4, 3, नीचे हो जाएगा 15, 14, 13 और 12। इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा मेरे पास 6 2 ज़ा, ये कैंसिल कर दिया, 2 से कट गया, ठीक है। ये 15 है तो ये 15 उड़ा दिया मैंने, ये इससे काट दिया, 7 हो गया। तो ये आंसर आ रहा है 1 और 9, 1/91 है क्या? 1/91, बिल्कुल ए इसका आंसर है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना? सिंपल सा क्वेश्चन है, ज्यादा भारी कैलकुलेशन नहीं पूछी गई इसके अंदर। अब आगे हम लोग 100वें प्रश्न पे, है ना। सेंचुरियन क्वेश्चन आ गया हमारे पास। क्या दे रखा है? अ कमिटी ऑफ 3 इज टू बी फॉर्म्ड फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ 2 लड़के हैं और 2 लड़कियां हैं। आप लोग को 3 मेंबर्स को चुनना है। अब 3 मेंबर को चुनने के लिए क्या बोलते हैं? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कमिटी कंसिस्ट ऑफ 2 बॉयज। 2 बॉयज हैं तो 2 में से दोनों को चुन लो, और 1 लड़की है, 2 में से 1 लड़की को चुन लिया, है ना। और हम जानते हैं टोटल कितने थे? टोटल अपने पास 4 हैं, तो 4 में से 3 को चुना। इसको सॉल्व कर लो। वैसे सॉल्व करने की जरूरत नहीं, 1 होता है, ये होता है 2, और इसको अगर सॉल्व करते हो तो ये होता है 4, ये कैंसल आउट हो गया 2, 1/2 आंसर है इसका। तो आंसर है डी, करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है हमारे पास। 101 एक लॉटरी दे रखी है। लॉटरीज के ऊपर जो है 10 लॉटरियां हैं, जिसके ऊपर 1 to 10 क्वेश्चंस नंबर लिखे हुए हैं, ठीक है। नाउ 2 टिकट्स आर ड्रॉन साइमल्टेनियसली। आपने 2 टिकट्स को निकाला। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द टिकट्स ड्रॉन हैव प्राइम नंबर? अच्छा, प्राइम नंबर है, 1 से लेकर 10 तक प्राइम नंबर होते हैं 2, 3, 5 और 7, 4 ही तो हैं। तो आप लोगों को 2 टिकटें चुननी है भाई। इन चारों में से आपने 2 चुननी है, और हमारे पास कुल मिला के कितनी? 10, उसमें से भी 2 चुननी है। तो इसको जरा सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा 4 × 3, नीचे हो जाएगा 10 और 9, ये हो गया साहब 3, ये हो जाएगा 2, ये 5, तो ये आ रहा है 2/15। क्या दिया हुआ है आंसर? हाँ, ये रहा 2/15। तो इसका आंसर है सी। ध्यान रखना है इसको। ये भी कैलकुलेशन प्रोबेबिलिटी का था, जो कि बहुत मस्त क्वेश्चन आया था। ये लो, एक और क्वेश्चन आ गया, फिर से हमें एक कॉरलेशन रिग्रेशन का दे रखा है। अब ये जो कॉरलेशन रिग्रेशन का है, इसके अंदर जो हमारे पास फॉर्मेट दिया गया ना, रिग्रेशन के अंदर तो एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट हम लोग को मालूम है।
क्योंकि रिग्रेशन जो है, कॉरिलेशन रिग्रेशन का डायरेक्ट फॉर्मूला अगर आप लोग को याद है, सीधा सीधा अप्लाई कर दो तो इसका आंसर तो वैसे ही क्लियर कट आ जाएगा। वैल्यूज अपने पास सारी दे रखी हैं, डायरेक्टली फॉर्मूले में रखिए एंड डायरेक्टली आप लोग की इक्वेशन। तो ये मेरे को ज्यादा इसमें मेहनत करने की जरूरत नहीं है कि अगर पूरा आप लोगों ने स्टैटिस्टिक्स पढ़ रखा है तो ये इक्वेशन ऑफ रिग्रेशन जो है ऑफ y ऑन x, इट इज क्लियर कट, जो सिंपल कैलकुलेशन से भी निकाल सकते हो। तो इसका आंसर तो हो गया बी। तो ये 103 यानी कि 103 जो क्वेश्चन दे रखा है, इसमें लिखा कंसिडर अ रैंडम वेरिएबल x, ठीक है, जहां पे विद विच फॉलोज द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन विद पैरामीटर्स दे रखे हैं, n इज इक्वल टू 10, p इज इक्वल टू, वैसे हम लोग बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में जानते हैं, यहां मैं x की बात कर रहा हूं जो कि np होता है। एक्चुअली अगर मैं उस बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करूं तो पैरामीटर मेरे पास 10 है और मेरे पास p जो दे रखा है 1/5 है, ये है फॉर x। बट उन्होंने क्या बोला, देन y कितना है, 10 - x दे रखा है। तो हमारे पास ये जो उल्टा रिवर्स फॉर्मेट में चल गया, तो भाई होने की प्रोबेबिलिटी 1/5 है, तो ना होने की कितनी हुई, 4/5, यानी कि ये जहां 4/5 लिखा है, सो दिस इज योर करेक्ट आंसर डी, है ना। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का सिंपल सा है, क्योंकि ये y इज इक्वल टू 10 - x दे रखा है, वहां से हम लोग डायरेक्टली इसको अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो वहां पे हम लोगों ने क्या फॉर्मेट यूज किया कि अगर होने की प्रोबेबिलिटी 1/5 है तो ना होने की 1 - 1/5 4/5 से ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास ये जो अगला क्वेश्चन है 104th क्वेश्चन, जिसमें लिखा हुआ है ए, थक तो गए हो गए आप, कोई दिक्कत नहीं है, कर लो, अभी थोड़े से रह गए हैं और मेरे ख्याल से पूरे टाइमिंग के अंदर ही कंप्लीट हो जाएंगे ये। इफ A एंड B हमारे पास दे रखे हैं, दो इवेंट दे रखे हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ A है, प्रोबेबिलिटी ऑफ B दे रखा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन भी दे रखा है, तो हम लोग यूनियन के बारे में भी निकाल सकते हो। और अगर मैं यूनियन निकालना चाहूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B अगर सपोज निकालना चाहते हो तो मैं डायरेक्टली कर सकता हूं 0.6, 0.5, उसमें से 0.4 माइनस कर दिया, ये हो जाएगा 1.1 में से 0.4 चला गया, यानी कि 0.7 आ रहा है। तो ये तो होगी साहब यूनियन की। इन्होंने बोला है इसमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, ये अगर आप जानते हो, अगर आप इसके बारे में पढ़ते हो तो इसे कहते हैं यूनियन की बात कर रहे हैं। मैं वेन डायग्राम से आपको थोड़ी सी हेल्प करा देता हूं। ये कहते हैं अगर ये A है, ये B है, तो A का ना होना और B का पूरा, तो अगर मैं पूरा गिन लूं तो मेरे पास ये सारा फॉर्मेट आएगा, ठीक है। अब ये देखो आप, ये पूरा करने के बाद मेरे पास सिर्फ ये वाला पोर्शन बचा, या मैं इसको अलग कलर से दिखा देता हूं, मेरे पास सिर्फ ये वाला पोर्शन बच जाएगा। अब इस पोर्शन को क्या कहते हो, इसको कहते हैं A माइनस बी। ए माइनस बी कैसे निकालते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी में से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए में से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हटा दो। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना दे रखा था, 0.6, और इंटरसेक्शन कितना दे रखा है, 0.4, माइनस करने पे कितना आ रहा है, 0.2 आ रहा है। दे रखा है क्या, नहीं भाई, ये तो गलत है, करेक्ट। उसके बाद बोलते हैं ना होने की प्रोबेबिलिटी, ठीक है साहब, ये है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, तो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का ना होना, इंटरसेक्शन ए का ना होना, डिवाइडेड बाई ए नॉट, ठीक है। ये कैसे निकालते हैं, ये होता है 1 माइनस यूनियन, यूनियन निकाल रखा है 0.6, तो 0.7 है ना, सॉरी 0.6 बोल दिया मैंने, 0.7 है। और नीचे क्या है, ए के ना होने की प्रोबेबिलिटी, तो 1 माइनस 0.6 है, ये कितना आ रहा है 0.3, नीचे आ रहा है 0.4, तो 3/4। नहीं 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 नहीं, ये भी गलत है, ये दोनों ही गलत है। तो यहां पे इसका आंसर क्या हुआ, डी, ये ध्यान रखना आप लोग। आगे बढ़ते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, ये वाला शायद हो चुका है ना, हाँ, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, 105। ओके, हमारे पास यहां देखा देर आर 3 कुक्स दे रखे हैं, X, Y और Z, ठीक है ना। दे बेक अ स्पेशल काइंड ऑफ केक विद द प्रोबेबिलिटी 0. तो हमारे पास देखो, पहले वाले की प्रोबेबिलिटी दे रखी है 0.02, दूसरे वाले की प्रोबेबिलिटी है 0.03 और तीसरे वाले की प्रोबेबिलिटी है 0.05। अब ये दे रखा है इट फेल्स टू राइज, ये नहीं बढ़ पाए, है ना, तो ये उनके गलत केक बनने की प्रोबेबिलिटी होगी। नाउ इन द रेस्टोरेंट वेयर दे वर्क, एक्स बेक्स, अच्छा एक्स कितने बनाता है, 50% जो है वो केक ये बनाता है, 30% ये केक बना रहा है और 20% ये केक बना रहा है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, व्हाट इज द प्रोपोर्शन ऑफ फेलियर कॉज्ड बाई एक्स। तो ये तो सिंपल सा फॉर्मेट हुआ जहां पे हम लोग बेस थ्योरम आप लोगों ने पढ़ रखी है, तो बेस थ्योरम का डायरेक्टली क्वेश्चन है। यहां पे आप लोग बेस थ्योरम के फॉर्मेट को अगर आप यूज भी करते हो तो आप लोग को याद होगा बेस थ्योरम का जो हम लोगों ने फॉर्मूला लिया था, ए के अंदर हम लोग काउंट करना चाहते हैं, तो अगर आप डायरेक्टली वैल्यूज भी सब्स्टिट्यूट करोगे तो मेरे को नहीं लगता इसके अंदर ज्यादा मेहनत करने की जरूरत होगी। ये तो सिंपल 10/29 ही आ रहा है, जहां पे हम लोग इसको काउंट कर सकते हैं। ये क्या है, इसे कहते हैं हम लोग, जैसे आप लोग को बताया था, E1, E2, E3 की प्रोबेबिलिटी यहां से दे रखी है 50/100, ठीक है।
यानी हम लोग यहाँ पे चलो भाई मैं 50/100 ही ले रहा हूँ, यानी कि 1/10, दूसरे की हो गई 3/10, तीसरे की हो गई 2/10। अच्छा A/E1 कितना दे रखा है, इसकी हो जाएगी 0.2। A/E2 कितना दे रखा है 0.03, ये 0.2 है। और उसके बाद A/E3 इसकी प्रोबेबिलिटी, ये सबकी बेटा प्रोबेबिलिटीज़ हैं, है ना। मैं अभी क्योंकि फेयर में नहीं कर रहा हूँ पूरा, मैं आप लोग को डायरेक्ट इनके आंसर बता रहा हूँ। तो ये प्रोबेबिलिटीज़ दे रखी हैं। अब आप ये जो वैल्यू रखोगे ये दे रखे 0.05, हमें निकालने हैं ए के फेलियर होने के चांसेस। यानी कि मैं जानना चाहता हूं E1 अगर फेल जरूर हुआ है तो वो कैसे करते हैं, ये होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 A/E1 होल डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 A/E1, ठीक है। फिर हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 एंड A/E2, और लास्ट में हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 एंड A/E3। ये सारी वैल्यूज रख दो इसके अंदर, वैल्यू रख के थोड़ा सा कैलकुलेशन लगेगा, है ना। तो ये कैलकुलेशन हम लोग यहाँ पे चेक कर सकते हैं। आप लोग वैल्यूज अगर डायरेक्ट रख देते हो तो ये हो जाएगा हमारे पास, देखिए 1/10, साथ में 0.02, इसको सॉल्व करोगे ये हो जाएगा 5/10, 0.02, नेक्स्ट है 3/10, 0.03, और फिर हो जाएगा 2/10, 0.05। ऊपर नीचे 10 से कैंसल आउट करके डायरेक्टली चेक कर लीजिएगा, यू आर गेटिंग द आंसर। ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव वाला पार्ट है, तो ये हम लोग जनरली क्या करते हैं ना, लास्ट में जाते हैं। जैसे बेस थ्योरम हो गया, है ना, मैट्रिक्स के अगर क्वेश्चन आ जाते हैं जो कि हैवी वाले हैं, डिटर्मिनेंट्स के आगे, तो इनको हम लोग जनरली आखिरी में रखते हैं। तो ये हम लोग, क्योंकि मैं फ्लो में सारा बता रहा हूं इसलिए कि यहाँ पे हम लोग को थोड़ा सा टाइम लगेगा, कैलकुलेशन कर लीजिएगा। इसका आंसर जो है वो 10/29 ही आएगा, ठीक है। आगे देखते हैं। ये देखो एक क्वेश्चन आया, यहाँ पे लिखा हुआ है कि इफ fx यानी कि 3x² - 5x + p, जिसमें f0 और f1, अब f0 f1 तो निकाल लो। आप f0 रखोगे कितना आ रहा है, खाली p, है ना। f1 कितना आ रहा है, 3 - 5 + p, ये दोनों है हमारे पास। ये रहा f0 और ये रहा f1, ठीक है। अब ये क्या दे रखे हैं, आर ऑफ ऑपोजिट साइन। अच्छा अगर ये ऑपोजिट साइन है मतलब एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है, एक नेगेटिव है, एक पॉजिटिव है, अरे तो इनका कंफर्म हुआ ना, इनका प्रोडक्ट कितना आ रहा है, p-2 है। इनका प्रोडक्ट 100% नेगेटिव होना चाहिए, इसका मतलब p × p-2 कैसा होना चाहिए, <0 होना चाहिए। <0 होना चाहिए तो वो नेगेटिव बता रहे हैं ना, 0 नहीं बता रहे। ओके, हमारे पास वैल्यू क्या आ रही है, एक आएगी 0 और एक आएगी 2। और आप लोग वेवी कर्व तो मेथड आप लोगों ने सीख रखा है, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव। नेगेटिव कब आता है, जब वैल्यू 0 और 2 के बीच में है। तो इसका आंसर तो सी है, जो कि हम लोग सिंपल, ये आप लोग के जो कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट को हम लोग कहते हैं, जो लीनियर इनइक्वेशंस पढ़ी थी, इनइक्वेशंस वाला कॉन्सेप्ट है, वहां पे हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। सो ये जो 107 क्वेश्चन आया रखा है, इसके अंदर मैं थोड़ा सा इजी कर देता हूं। वैसे दिख रहा होगा आप लोग को, यहाँ पे थीटा फाई दे रखा है, यहाँ लिखा हुआ है फाई इज अ फंक्शन ऑफ थीटा, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा इजी बनाने के लिए अगर मैं फाई को वाई मान लूं और थीटा को x मान लूं, तो ये जो स्टेटमेंट मेरे लिए बड़ी आसान हो जाएगी, e की पावर में xy और c + 4xy, ठीक है। अब मेरे से पूछ रहे हैं ये वाली टर्म, ये टर्म पूछ रहे हैं y × dx, ये y × dx को ढूंढ लेंगे। चलो अपन तो डिफरेंशिएशन करते हैं। इसका डिफरेंशिएशन किया, e की पावर xy का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, xy का डिफरेंशिएशन हो जाएगा x, y का डेरिवेटिव dy/dx प्लस वाई, एक्स का डेरिवेटिव 1, सामने 0, यहां पे फिर से वही आ रहा है, ये हो जाएगा x × dy/dx और y हो गया। अब आप देखोगे ये जो टर्म है ये सेम है, इसको मैं इधर ले आता हूं, तो यहां मेरे पास x × dy/dx ये आ जाएगा कॉमन, बचेगा क्या, e की पावर xy - 4, ये इधर आ गया भाई। अब इज इक्वल टू 0 है, वैसे इसको तो लेने की जरूरत नहीं है, मैं तो इससे ले लेता हूं। dy/dx की वैल्यू क्या हो गई, -y/x। वैसे मेरे को क्या चाहिए था, ये उधर ले जाओ, वो उधर ले जाओ, तो माइनस ले जाओ, तो y × dx क्या बन गया, -x × dy। यानी ये देखो, ये मैं उधर शिफ्ट कर देता हूं, तो ये हो जाएगा y × dx, ये माइनस भी इधर ले आओ, -x × dy। तो ये आंसर कहां है, ये रहा b। तो इसका आंसर है b। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है 108th क्वेश्चन, जहां लिखा हुआ है px दे रखा है 4e की पावर में 2x। अरे भाई पूरे की पावर दे रखी है और इंटीग्रेशन बोला है, तो इसका इंटीग्रेशन निकालना है मेरे को, तो इसको निकाल लेते हैं भाई। क्या है, अब इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इसको आप a की तरह ट्रीट करो, है ना। अब a का इंटीग्रेशन क्या होता है, a 2x अपॉन में log a आता है, ठीक है।
और क्योंकि ये जो अपने पास टर्म दे रखी है तो ये कांस्टेंट है। अब ये जो ऊपर में 2x दे रखा है उसका 2 आएगा, उसका डिफरेंशिएशन नीचे आता है, तो ये मेरे पास क्या बन गया? अब व्हाट इज दिस? ये तो है px, नीचे क्या है 2, इसको ओपन कर दो, ये हो जाएगा log 4 प्लस log e। अब log e होता है 1, ये होता है 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर आगे आ गया तो 2 log 2 हो गया ये, ठीक है। अब इसको नेचुरल लॉगरिथम भी कहते हैं, तो नेचुरल लॉगरिथम ऑफ 2 इंटू 2 ये दे रखा है अपने पास 1 और ये वाला फॉर्मेट, तो इसका आंसर है बी। क्लियर है? थोड़ा सा इन्होंने मॉड्यूलेट किया है, बस इस टर्म को वापस से इन्होंने px के फॉर्म में लिख दिया क्योंकि सेम आ रही थी। तो ये चीज आप लोग ध्यान रखना क्योंकि इसमें इंटीग्रेशन ऑफ a की पावर x की बात की जा रही है, जो होता है a की पावर x अपॉन में log ऑफ a। तो ये एक सिंपल सा डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का फॉर्मेट यूज किया इन्होंने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी इंटीग्रेशन का, कितना सिंपल क्वेश्चन पूछा है। क्या था? अगर ये छूट गया तो मैं तो लगता है कि बाद में जाके बहुत पछतावा होता है। इसके अंदर मैंने tan x कॉमन ले लिया, मिला क्या? tan स्क्वायर x प्लस 1, ये क्या होता है? sec स्क्वायर x होता है, ठीक है। और ये आ गया tan x, इंटीग्रेशन 0 से π/4 है। आप जानते हो इसको t मान लिया मैंने, अगर मैंने इसको t मान लिया, इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? 0 का 0, π/4 डालने पे 1 और ये हो जाएगा t इंटू dt, है ना, जो हो जाएगा t स्क्वायर अपॉन 2। इसके ऊपर लिमिट लगानी है 0 से 1, पहले 1 डाली 1/2, फिर लगा दी 0, तो 1/2 इसका आंसर है बी। क्लियर? आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो आया है हमारे पास वो है लेट y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 2 चेंजेस फ्रॉम 10 पॉइंट, अपने पास ये दे रखा है ना। अब ये तो बेटा देखो डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हो, वैसे तो आप ये वैल्यू रख के निकाल लोगे, पहले 10 रख के निकाल लो, फिर आप 10.1 रख के निकाल लो। क्योंकि हम लोग थोड़ी सी यहाँ पे डिफरेंशिएशन का प्रयोग कर रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं, हम लोगों ने पढ़ा था dy, जिसको कहते हैं dy बाई dx एट इनिशियल स्टेज इनटू dx, करेक्ट। तो ये से हमें चेंज मिल जाएगा। डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन कर दिया मैंने, डिफरेंशिएशन करूंगा तो हो जाएगा 6x प्लस 0, है ना, खाली 6x ही है, तो 6x आ रहा है। अब 6x के ऊपर इनिशियल क्या है 10, तो ये हो जाएगा 6 इंटू 10 यानी कि 60। अब 60 के साथ क्या मल्टीप्लाई कर रहे हो? चेंज। इसके अंदर चेंज कितना? 0.5, तो 0.5 का चेंज है, सॉरी 0.5 नहीं है, 10 और 10.1 है, तो 0.1 आ रहा है। अब 0.1 से मल्टीप्लाई करके इसका आंसर डेफिनेटली यार इट इज कमिंग 6 पॉइंट समथिंग, करेक्ट। तो आंसर इज सी फॉर दिस वन। ये डिफरेंशिएशन है जिसको हम लोग कहते हैं ना अप्रोक्सीमेशन, ये एप्लीकेशन डेरिवेटिव अप्रोक्सीमेशन का क्वेश्चन पूछा गया था। अगला लेते हैं। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन वैसे तो जिस बच्चे की हमने पेपर से लिया है वो यहाँ पे ऑलरेडी टिक लगे हुए हैं, तो हमें इससे चिंता करने की जरूरत नहीं। और ये इसके बारे में, अरे भाई ये तो स्टैंडर्ड लिमिट है, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन x, ये वाला फॉर्मेट है। अब ये क्या है? ये तो जानते हैं ये 1 होता है ना, यानी लिमिट एग्जिस्ट करती है। इसका मतलब यहां लिखा हुआ है where x is belong to this is to be continuous at x is equal to 0, लिमिट एग्जिस्ट करती है साहब इसकी। एंड देन द वैल्यू ऑफ the function at x is equal to 0, now this is clearly should be equal to 1। अगर आप कंटिन्यूटी की बात करना चाहते हो तो जो लिमिट है वो फंक्शन की वैल्यू के बराबर होनी चाहिए अगर कंटिन्यूटी चाहते हो। तो इसका तो हम लोग कंटिन्यूटी की डेफिनेशन से ही इसका आंसर निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। कितनी इजी डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई। ये हो जाएगा dy, y की टर्म इसके साथ ले आओ, यहां dx है, इंटीग्रेट कर दिया, ये हो गया tan इनवर्स ऑफ y, सामने हो गया x प्लस सी, y की वैल्यू क्या हो गई? वैसे ये भी आंसर है पर tan इनवर्स के अंदर ये आंसर दिया नहीं है, tan में कन्वर्ट कर रखा है, इसको शिफ्ट कर दो, x प्लस सी हो गया, ये आंसर है, ये रहा। तो हमारा इसका आंसर है बी। आगे बढ़े। नेक्स्ट देखिए हमारे पास क्वेश्चन क्या दे रखा है। अरे ये भी एक मस्त क्वेश्चन आया है जहां पे बोला है, तो यहां बेटा थोड़ी सी आप लोग को इंटीग्रेशन पे टाइम लगेगा थोड़ा सा, तो मैं वो बता देता हूं। जैसे ये आप जानते हो e की पावर में log ऑफ x, खाली x होता है, तो ये हो जाएगा x प्लस साइन x इंटू कॉस x, इंटीग्रेशन करना है तो ये हो जाएगा x cos x dx, और ये हो जाएगा मल्टीप्लाई करने पे साइन x इंटू कॉस x। ठीक है, इसको तो आप यूं सॉल्व कर लेते हो। ये जो अपने पास टर्म बन गई, इसके अंदर आप लोग काम करो, इसको मान लो t, तो ये उसका डेरिवेटिव है। अब ये डेरिवेटिव है, ये क्या बन गया t dt, है ना, ये हो जाएगा t स्क्वायर अपॉन 2, यानी ये आ रहा है हमारे पास साइन स्क्वायर x अपॉन 2। ये तो भाई सब में दे रखा है, इसलिए हम लोग यहां से तो नहीं निकाल पाएंगे, यहां से निकाल लेंगे। तो ये वो डिसाइडिंग फैक्टर है। आइलेट आप लोगों ने पढ़ा था, ILATE, एल्जेब्रिक पहला आ रहा है, फर्स्ट ये सेकंड हुआ, तो फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन। अब इसका इंटीग्रेशन करते हैं
तो इंटीग्रेशन में हमारा ये जो आंसर है इसका आएगा sin x, देन माइनस ये जो हम लोगों ने कर रखा है इसका डिफरेंशिएशन हम लोग करेंगे 1 और ये एज इट इज रहेगा sin x इंटू डी एक्स। अब ये टर्म क्या हो जाएगी x sin x, और sin x का इंटीग्रेशन अगर आप करते हो तो माइनस cos x आएगा, तो प्लस cos x। तो ये चेक करो, ये जिसके आगे लिखा हुआ है तो x sin x प्लस cos x और ये रहा अपने पास, तो ये हमारा आंसर हुआ x sin x प्लस cos x, यानी इसका आंसर है C, करेक्ट। हमारा अगला क्वेश्चन जो है वो है डोमेन। अरे डोमेन निकालना है, हम जानते हैं cos इनवर्स x, आप लोग को पढ़ाया गया था cos इनवर्स x इस फंक्शन का डोमेन। अगर मान लीजिए एक फंक्शन है तो ये जो है ये कितना होना चाहिए, ये x बिलोंग्स टू क्या होता है -1 to 1। अब हमारे पास क्या दे रखा है x -2 है ना। अभी x -2 है यानी कि इसके अंदर क्या लिखता है, x कितना होता है -1 से बड़ा और 1 से छोटा। हमारे इस x की जगह क्या दे रखा है x -2। तो देखो कितना आसान क्वेश्चन है, -1 और 1, यहाँ पे हमें इसको +1 कर दिया, सब में +1 करने पे ये हो जाएगा 1, ये हमारे पास क्या बन गया खाली x, और ये जो है हमारे पास क्या हो जाएगा +2 करने पे 3, यानी ये तो साफ इंटरवल आ रहा है 1 to 3। तो बी इसका आंसर है, जो कि हम लोग डोमेन वाले कॉन्सेप्ट से ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है फाइंड द एरिया बाउंडेड एरिया ऑफ द रीजन एनक्लोज्ड बिटवीन द पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। y स्क्वायर मतलब हम लोग कहते हैं कि y पॉजिटिव नेगेटिव वाला फॉर्मेट ना, तो ये हमारा कुछ इस प्रकार से कर्व रहेगा। अब इसके अंदर ये लाइन दे रखी है, ये लाइन है x इज इक्वल टू y यानी y इज इक्वल टू x की है, तो हमें ये वाला एरिया निकालना है। ये एरिया कैसे निकालेंगे, अपर माइनस लोअर पढ़ा रखा था, वैसे ये पॉइंट आप लोग जानते हो। अगर मैंने x इज इक्वल टू y लेता हूँ तो x इज इक्वल टू y पे ही हो जाएगा y स्क्वायर इज इक्वल टू 2y, है ना। ये इधर आ गया, y कॉमन हुआ, y -2 इज इक्वल टू 0, तो ये साहब 2 है। तो आपको इंटीग्रेशन क्या करना है, आपको इंटीग्रेशन लेना है 0 से 2 तक। पहले इस कर्व का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, √2x, ठीक है। उसमें से आपको ये लाइन माइनस करनी है, यानी कि मैं अपर माइनस लोअर ले लेता हूँ, वही वाला फॉर्मेट है। इसमें से माइनस करना है किसी लाइन को, लाइन क्या है खाली x, तो इसका इंटीग्रेशन कर दो, ये हो जाएगा √2 छोड़ दीजिए, x की पावर में 3/2/3/2 ये आ गया, माइनस इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा x²/2, और यहाँ पे आपको वैल्यूज डालनी है 0 से 2 तक। 2 डाल दीजिए, ये कितना हुआ √2, 2/3, जैसे मैंने 2 डाला तो 2 की पावर में 3 यानी कि 2√2 होता है, ठीक है। फिर माइनस यहाँ आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4 डिवाइडेड बाई 2। अब ये टर्म कितनी बन रही है, ये बन रही है मेरे पास 2 to the 4 और 2 8, है ना। 8/3 माइनस ये हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा मेरे पास 8/3 -6 यानी कि 2/3। तो इसका आंसर है सी। अगेन एक बहुत बढ़िया सा फंक्शन दे रखा है जिसमें लिखा हुआ है कि दैट fx जो दे रखा है वो है 2x - x², ठीक है। देन उसके बाद वैल्यू पूछी, अरे इन्होंने एक फंक्शन के अंदर वैल्यू रखने को बोल रहे हैं, ठीक है। तो मैं काम करता हूँ, पहले इसको थोड़ा सही कर लेता हूँ ताकि मैं इसकी कैलकुलेशन इजीली कर पाऊँ। इसमें x कॉमन आएगा, 2 - x बन जाएगा ये, ठीक है। अब मेरे को f(x+2) कहते हैं। अब f(x+2) क्या होगा, इसके अंदर x+2 डाला, देखो मेरे पास क्या बनेगा, मैं डायरेक्ट रख रहा हूँ x+2 2 - x+2। अब 2 - x+2 तो फिर से ये माइनस ही बना ना, ठीक है। और ये मेरे पास क्या हो जाएगा, खाली -(x) बचा, ये हो गया। अब मेरे को x -2 लेना, अब मैं यहां लूंगा x -2, दूसरी टर्म क्या हो जाएगी 2 - x -2। इसको ओपन किया तो ये हो जाएगा 2 -(x) माइनस प्लस x हो गया, यानी ये हो गया 4 - x। तो बेटा हमारे पास वैल्यू क्या आ रही है, -(x) एंड x+2, और ये वैल्यू कितनी आ रही है, ये मैंने अभी जो कैलकुलेट करके यहां बताई है, ये है 4 - x, तो 4 - x है, और ये कितना है x -2 है। अब आपको करना क्या है, इधर x की जगह 0 डालना है, 0 डाल दो ना, 0 डालते ये तो हो गया 0, ये 0 डालते कितना हुआ -8, तो आंसर है -8, इसका आंसर है। डायरेक्टली वैल्यू रख के निकाल सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन, अरे ये तो क्लियर कट क्वेश्चन है जिसका आंसर अगर आप लोगों ने टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन भी कर रखे हैं तो पता है इसका आंसर तो बी ही आना है। कैसे, चलो फिर भी सॉल्व कर लेते हैं। लॉगरिथम लगाया m log x, ये हो जाएगा n log y, और सामने लॉग लगाओ ना लगाओ मेरे को कोई लेना देना नहीं उससे, तो यहां पे लॉग लगा देते हैं m + n और साथ में log of a। अब मैं इसको डिफरेंशिएशन करूंगा तो ये हो जाएगा m/x, ये हो जाएगा n/y इंटू dy/dx, और सामने क्या हो जाएगा 0। तो dy/dx क्या है, ये उधर चला गया -(mx), ये उल्टा घूम के चला जाएगा, ये y ऊपर हो गया n नीचे हो गया। क्लियर कट, हमारा आंसर है बी। समझ में आ रहा है ना। आगे देखो,
अभी देखो इतना आसान था कि जिसके अंदर आपने सिंपल मैथमेटिक्स अगर 11th 12th की कर रखी है ना, तो आप लोग इसको आराम से निकाल लोगे। ये देखो वापस हमारे पास एक क्वेश्चन आया जो कि एक टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है जनाब। इसमें तो ज्यादा दिमाग लगाने की भी आवश्यकता नहीं होती है। इसके अंदर खाली आप लॉगरिथम के फंडे से भी ले सकते हो, क्योंकि इसमें हम लोग पता करते क्या है, यहां पे x की पावर n+1 है। हम जानते हैं अगर मैंने इसको t मान लिया तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा nx की पावर n-1, है ना, साथ में dx आएगा। अब ये टर्म मेरे को मिसिंग है, तो मैं अगर इसके ऊपर नीचे x की पावर में n-1 दे देता हूं, x की पावर में n-1 ऊपर भी नीचे भी, ये से क्लब होके क्या बन जाएगा, ऊपर तो बन गया x की पावर n-1, नीचे हो गया x की पावर n, और ये क्या हो गया x की पावर n-1, है ना, +1 है, सॉरी। अब ये हो गया। अब आप इसमें देखो कि ये क्या बन जाएगा, ये अपॉन में आ गया, ये हो जाएगा 1/n टाइम्स क्या हो गया, ये यहां हो गया dt, है ना। अपॉन में क्या बन गया, ये फंडा क्या था, ये है हमारे पास t-1 और ये है खाली t। इसको आप लोग फॉर्मूले से भी कर सकते हो, तो ये हो जाएगा 1/n और इंटीग्रेशन dt, ये हो जाएगा t²-t। बेटा परफेक्ट स्क्वायरिंग का क्वेश्चन है, ये हो जाएगा t, और आपको बताया था कि ये जो भी टर्म है उसको 2 से डिवाइड कर देना, तो ये हो जाएगा 1/2 का होल स्क्वायर माइनस उसका होल स्क्वायर लिया 1/2 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा मेरे पास। डायरेक्टली इंटीग्रेशन के फॉर्मूले को लगाओ, लॉगरिथम के अंदर चला गया है, क्योंकि यहां लगेगा इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x² माइनस a²। तो ये जो अपने पास कॉन्सेप्ट है उसके ऊपर डायरेक्टली लगा के आप इसके आंसर को चेक कर सकते हो कि इट विल बी कमिंग एज ए आंसर। ठीक है, आगे देखते हैं। अब हमारा जो अगला क्वेश्चन, यानी हम लोग पहुंच गए सेकंड लास्ट क्वेश्चन पे। वहां पूछ रहे हैं व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू। अरे मिनिमम वैल्यू क्या होती है, ये तो क्लियर है, जिस भी बच्चे ने लगा रखा है, जिसका हमने पेपर लिया उसने वैसे ही आंसर बता दिया, क्योंकि मॉडुलस फंक्शन कैसा भी हो, वैसे इसका ग्राफ भी मैं समझा सकता हूं आप लोग को, 0 है, ये 1 है, ये ऐसा बनेगा, है ना, 1 से होता हुआ जाएगा। अब इसकी लोएस्ट वैल्यू क्या है, इसके नीचे तो जा ही नहीं रहा, ये प्रोहिबिटेड एरिया इसके लिए, सो द लोएस्ट वैल्यू इज 0 एंड हाईएस्ट इज इन्फिनिटी। सो इफ आई गो विद द लोएस्ट वैल्यू, यस, आंसर ए इसका बिल्कुल सही है। और आ गए हम अगले प्रश्न पे, आखिरी प्रश्न पे, जहां ये आखिरी प्रश्न आप लोग बेटा टाइम नोट कर लेना, नीचे टाइम देख रहे हो, 3 घंटे का टाइम मिला था। मैंने तो समझाते हुए, अगर मेरे को ये करने को दिया जाता ना तो मुश्किल से अगर आप पूरा पढ़ के जाओगे तो बेटा 1.5 से 2 घंटे में पासिंग क्राइटेरिया को वैसे ही निकाल लोगे। अब देखो लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के सच दैट इंटीग्रेशन ऑफ दिस फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू मे बी रैशनल। तो इसका इंटीग्रेशन कर देता हूं मैं, ये हो जाएगा 3x² प्लस 8 माइनस ऑफ 4k डिवाइडेड बाई x है। तो ये मैंने जब इससे किया, ये हो जाएगा मेरे पास खाली 3x, ये हो जाएगा 8/x, ये हो जाएगा 4k अपॉन, ये तो पूरा कांस्टेंट है, मैं इसको पूरा कांस्टेंट ले लेता हूं। ठीक है, अब ये मेरे पास हो गया प्लस 8 माइनस 4k होल डिवाइडेड बाई x है। अब जब मैं इसका इंटीग्रेशन करता हूं तो मेरे पास आएगा 3x²/2, रैशनल है। इसको लूंगा तो ये आ रहा है 8 माइनस 4k छोड़ दो, 1/x का क्या हो गया, log ऑफ x प्लस c। हम जानते हैं रैशनल होगा, ये रैशनल, यानी इसका आंसर भी आप लोग क्लियर कट चेक कर सकते हो। आपको ये वाली टर्म जो है वो यहां पे बचा के रखनी है, तो ये हो जाएगा 8 माइनस 4k शुड बी इक्वल टू 0, 4k इज इक्वल टू 8, k की वैल्यू 2 बता रहा है, तो इसका आंसर तो 2 है भाई। वो जिस बच्चे का हमने पेपर लिया उसने भी 2 पे लगा रखा है, तो हम लोग उस बच्चे को जरूर बताएंगे बेटा तेरा आंसर बिल्कुल ठीक आया। तो समझ में आया, ये थे वो सारे 120 क्वेश्चन जो कि हम लोगों ने जल्द ही पूरे क्वेश्चंस तक पहुंच चुके हैं, और आई थिंक मैंने आप लोग को अच्छे तरीके से समझा दिया है। तो इस तरीके से अगर आप क्वेश्चंस को थोड़ी जितनी भी स्पेस दे रखी है, फटाफट उसके अंदर हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करते जाएं। बेस्ट तरीका क्या होगा, जिसमें थोड़ा दिमाग लग रहा है उस क्वेश्चन को अभी रखते साइड में। देखो मैं जानता हूं कि ये जो आप लोग देख रहे हो, इसके अंदर हो सकता है कुछ बच्चे जो है वो एनडीए का पेपर क्लियर कर जाएं, तो वो तो अपने एसएसबी की तैयारी करें, और जो नहीं कर पाए तो हमारे लिए अगला एनडीए का पेपर भी अवेलेबल है, जिसके अंदर हम लोग ये सारी टेक्निक्स को वापस से एक बार ट्राई करेंगे, और इन मेथड से हम लोग ट्राई करके इन क्वेश्चंस को और स्पीड अप कर सकते हैं। तरीका बड़ा सिंपल है, जो क्वेश्चन हमें आते हैं जो छोटे हैं उनको फटाफट कर लो, और बाकी बड़े क्वेश्चंस को थोड़ा छोड़ते चले जाओ। सेकंड राउंड लगाओ, सेकंड राउंड के अंदर वापस उन क्वेश्चंस पे आ जाओ जो छूट गए थे, क्योंकि पहला टारगेट होता है इसके अंदर पूरा पेपर जो है ना मिक्स एंड मैच के फॉर्म में आता है। हमारे पास कुछ दिमाग से खेलने वाले क्वेश्चन है, यानी अगर पढ़े हैं तो सीधा देखते ही आंसर लगा लो। अब देखते ही आप लोगों ने आंसर लगा दिया, इसका मतलब 60 से 70 क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं जो आप लोग फटाफट कर सकते हो। उसके बाद टाइम बचा तो टॉप करने की कोशिश भी की जा सकती है इसके अंदर। तो आई होप समझ में आ गया आप लोग के।